नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर आज ये है कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो जरूरी होता है कि राज्यों के बीच में समन्वय हो, क्योंकि राज्य के विकास की ही परिपाटी देश के विकास की परिपाटी को पूर्ण करती है। यह बात आज नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से रखी है। दरअसल भारत के समग्र विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने देश के लिए एक स्पष्ट और प्रेरणादायक विकास मंत्र दिया। मंत्र जनता की भलाई का, मंत्र उनकी जीवन शैली में सुधार का। और जब भलाई और जीवन शैली के बीच में सामंजस्य होता है तो इससे ही होता है असली विकास। प्रधानमंत्री का यह संदेश सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक टीम इंडिया दृष्टिकोण को सामने रखते हुए स्पष्ट रूप से उन्होंने केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों को विकास की रीढ़ बताया। बैठक की थीम इस बार रखी गई विकसित राज्य से विकसित भारत 2047। और वैसे भी प्रधानमंत्री का विजन 2047 को लेकर बहुत क्लियर है कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। हम बहुत जल्द तीसरी श्रेणी की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं और ऐसे में विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में 2047 तक अगर हमको आना है तो विकसित राज्य से विकसित भारत की तस्वीर बनानी होगी। इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य, हर शहर, हर गांव और हर नगरपालिका का विकास सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हम इसी दिशा में संगठित रूप से कार्य करें तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बैठक महत्वपूर्ण थी, यह नीति आयोग की बैठक है जिसमें वो नीतियां बनती हैं जो भारत के लिए नियति तय करती है। इसलिए इस बार नीति आयोग में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जिन पर खास तौर से इस पर चर्चा हुई, उसमें सबसे पहला था विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार करना। वो कैसे तैयार होगा? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई थी तो भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए पटरी पर थी क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र ने, हमारे अन्नदाताओं ने हमारी अर्थव्यवस्था को डिगने नहीं दिया। और इसीलिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवीनता, नवाचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास भी इस पूरे एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्यायिक प्रणाली की पहुंच आसान हो और इसे तेज बनाना, शहरी विकास के लिए 21वीं सदी की रणनीति लागू करना, ये तमाम वो मुख्य बिंदु थे जिस पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से यह आग्रह किया कि वो अपने स्तर पर 2047 तक लक्ष्यों के अनुरूप योजनाएं तैयार करें, जिससे पूरे देश में समावेशी और समान विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही साथ, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं और आज के दौर की बात करें तो विकास को तकनीक के साथ जोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए तकनीक, निवेश और रोजगार का मूल मंत्र भी आज प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी नवाचार, हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया जैसे पहलों को विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला होना चाहिए। शहरी भारत को भविष्य के लिए तैयार करना होगा,
क्योंकि हम ग्रामीण और शहरी परिवेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शहरी भारत को भी भविष्य के लिए कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री ने इस पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने शहरीकरण के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्यों से यह अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास पर्यटन स्थल जरूर विकसित करें। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य की अवधारणा को अगर अपनाया जाए तो इससे इन स्थानों के माध्यम से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास को 3 स्तंभों विकास, नवाचार और स्थिरता, इन 3 स्तंभों पर आधारित करने की बात कही है। ये तो शहरी अर्थव्यवस्था और उसकी जो विकास की गति है किस तरह से तेज कर सकते हैं, उसके पहिए को रफ्तार कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में संपूर्णता के साथ बात हुई। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने की बात कही, क्योंकि आने वाला वक्त ब्लू इकोनॉमी का है। और साथ ही साथ जस्टिस यानी नीली अर्थव्यवस्था और न्याय तक आसान पहुंच पर भी विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक में ब्लू इकोनॉमी जैसे नए विषयों पर राज्यों से सुझाव मांगे गए। खासतौर से जो कोस्टल राज्य हैं, समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और इससे जुड़े हुए रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और तेज बनाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यों की भूमिका को बताया अहम, लेकिन यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा की तरह इस बार भी कुछ राज्य राजनीति को ऊपर ले आए, राष्ट्रहित को उन्होंने पीछे कर दिया और इसलिए वो अनुपस्थित भी रहे, उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो सकी। बैठक में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, भाग लिया, लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। उनके स्थान पर संबंधित राज्य मंत्रियों ने ही भाग लिया। इस बहिष्कार को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर तो केंद्र सरकार इस बैठक को टीम इंडिया के विजन को मजबूत करने का माध्यम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विपक्षी दलों ने इसके स्वरूप और उद्देश्य पर सवाल खड़े कर दिए। बैठक का अगर मानवीय पक्ष देखा जाए तो पीएम मोदी का बड़ा सहज अंदाज इसमें देखने को मिलता है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज लोगों ने देखा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो हंसी मजाक करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल भी रही हैं। ये दृश्य उस गंभीर बैठक से पहले एक हल्का और मानवीय पल था, जिसने संवाद की गर्मजोशी को और बढ़ा दिया। और प्रधानमंत्री हमेशा से अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि अगर गंभीर विषयों पर गंभीरता के साथ गहन चिंतन मंथन करने के लिए कोई बैठक हो तो उससे पहले लोगों के साथ इस तरह से समावेशी स्थिति पैदा कर देनी चाहिए, ताकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। और कुछ ऐसा ही इन तस्वीरों में भी नजर आता हुआ दिख रहा है। नीति आयोग की ये बैठक भारत के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मंत्र, जिसमें नवाचार, समावेश, तकनीक और सतता का समावेश है, आने वाले सालों के लिए एक ठोस मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करें तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वहीं इस बैठक पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई। अगर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि नीति आयोग एक ऐसा मंच है जहां राज्य और देश की योजनाओं पर समग्रता से विचार किया जाता है। देश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाएं और राज्यों का विकास कैसे सुनिश्चित हो, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होती है। प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर काम करें तो देश आगे बढ़ता है। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बहुत बेहतरीन बैठक थी ये।
मैं पहली बार बैठक में शामिल हुई थी। एक स्वर में, एक मत में सभी मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। आपने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। लेकिन अगर इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने, केवल कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें क्योंकि उनकी अनुपस्थिति थी, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करना सभी मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये अपने आप में एक संदेश भी देता है। सभी ने सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ये बहुत आनंददायक था। पूरा भारत एकजुट है। और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इस दौरान सामने आई हैं नीति आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, आइए हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी अब आपके सामने रखते हैं। देखिए, नीति आयोग वो मंच है जहां पर राज्यों और देश किस योजनाओं पर समग्र रूप से विचार होता है और देश को कैसे प्रगति के पथ पर लेकर के जाया जाए और उसमें राज्य किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं। और चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है और सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हों, यह भी आवश्यक है। और उस नाते से अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो देश प्रगति करता है और नीति आयोग का मूल मंत्र भी यही है। बहुत ही बेहतरीन मीटिंग थी। मेरा पहली बार जाना हुआ, परंतु इतने सारे राज्यों के अच्छे किए हुए काम, आपस में एक दूसरे को संज्ञान लेना और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिलना, सबसे अच्छी बात जो आज की मीटिंग की मुझे लगी कि एक स्वर में, एक मत में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने सभी राज्यों के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, सेनाओं की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बधाई दी सबने। ये बहुत ही आनंददायक था कि पूरा भारत किस तरीके से एकजुट है और बहुत सारी बेहतर चीजें अलग अलग राज्यों से सीखने को मिली, सुनने को मिली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे अफसोस है कि जो लोग पहले इन बैठकों में नहीं जाते थे उनकी वजह से दिल्ली पिछड़ी रही। दिल्ली के सारे विषय, चाहे वो हर घर नल के द्वारा जल हो, यमुना की सफाई हो, उसमें आपसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन से लेकर के केंद्र से हमारी जो हमें, तो नीति आयोग ने एक जो बड़े संवाद के माध्यम से जिन नीतियों का निर्धारण करने का विचार कर लिया है, वो सीधे तौर पर आने वाले समय में विकसित भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समावेशी होकर इसमें इन्वॉल्व हो, इसमें सहभागिता हो और एक संवाद, एक सुर के साथ ही आगे बढ़े, तभी हम अपने इस सपने को साकार कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना होगा कि ये राष्ट्रहित का मसला है, राजनीति को थोड़ा पीछे छोड़ें, राष्ट्रहित को सर्वोच्चता दें। और जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की बात करते हैं, तो देखिए इन दिनों भारत ने संकल्प ले लिया है कि समूल विनाश करना है, न केवल आतंकवाद का बल्कि नक्सलवाद का भी। और इसी कड़ी में आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2026-31 मई तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर, इसे खत्म करने को लेकर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो अब उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती पर नक्सलवाद की काली छाया छटने लगी है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन की समन्वित रणनीतिक और विकासोन्मुखी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है और इसी वजह से ये अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं कि अब बंदूक छोड़कर नक्सली मुख्य धारा में लौटने को तैयार हो रहे हैं। हालिया घटनाक्रम में कंपनी नंबर 2 के डिप्टी कमांडर राकेश समेत 24 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये एक नहीं बल्कि कई मायने में सरकार की नीतियों की जीत कही जाएगी। नक्सल हिंसा की हार का ये बड़ा ऐलान है, ये बड़ी घोषणा है। डिप्टी कमांडर राकेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि बाकी 23 नक्सलियों पर कुल मिलाकर अगर देखें तो 87 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया था। ये सभी आईईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमले और आगजनी जैसी गंभीर वारदातों में लिप्त रहे हैं। इनका आत्मसमर्पण केवल एक आंकड़ा नहीं है,
ये एक बड़ी विचारधारा की पराजय है और बदलते छत्तीसगढ़ की, नए छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है जो बहुत जल्द नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है। नियत नेल्लानार योजना इसके लिए परिवर्तन की धुरी बन रही है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विकास परक कार्यक्रम में नियत नेल्लानार और पुनर्वास नीति ने नक्सल प्रभावित युवाओं को एक नई दिशा, नया जीवन दिया है। सुरक्षा बलों के अभियान के साथ साथ जब विकास और विश्वास की भाषा बोली गई तो बंदूक थामने वाले हाथ अब निर्माण और समाज सेवा के लिए उठने लगे। 2025 में अब तक के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 227 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 237 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ जो खुखार माओवादी नक्सलवादी थे, 119 माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये आंकड़े सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई नहीं दिखाते, ये बताते हैं कि नक्सलवाद के दिन गिने चुने बने हैं। ये एक निर्णायक मोड़ है जो दर्शाता है कि हिंसा की सोच अब कमजोर हो रही है और लोकतंत्र की ताकत हावी हो रही है। अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान शांति और विकास है। जहां एक समय यह इलाका बारूद, खून और डर का पर्याय था, आज वहीं पर सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल सक्रिय हैं, बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, मुख्य धारा में लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोजगार परक योजनाओं का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सरकार की मंशा स्पष्ट है, बंदूक छोड़ो, कलम उठाओ, हिंसा छोड़ो, विकास से जुड़ो। और यही तस्वीर अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगी है। आत्मसमर्पण करने वालों के लिए सरकार पुनर्वास के दरवाजे खोल चुकी है ताकि वो समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है और ये युद्ध अब जीत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की जीत कही जाएगी, क्योंकि ये विकास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के विजयी पताका बनेंगे जो जंगलों में लहराएंगे। और वक्त ये आ गया है कि इस सफलता को और ज्यादा विस्तार दिया जाए। हर हथियारबंद युवक तक ये संदेश पहुंचे कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के आत्मसमर्पण की ये लहर नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। ये नई रोशनी, नए भारत की ओर बढ़ता एक निर्णायक कदम है। सीआरपीएफ, जिला बल, डीआरजी, कोबरा और सभी जितने बल यहाँ काम करते हैं उनके संयुक्त प्रयासों से, जितने भी कैंप हैं, थाने हैं, सभी के संयुक्त प्रयासों से आज 24 हार्डकोर माओवादियों का आज सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंपनी नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि सीवाईपीसी भी हैं, राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीज़न में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम हैं, इसके अलावा पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के एक सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी आज नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। ये सभी जो सरेंडर हैं, लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा, इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नियत नेल्लानार की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं, आत्मसमर्पित हुए हैं। और इनको आत्मसमर्पण के पश्चात इनको जो 50,000 का जो इनिशियल जो राशि होता है वो प्रदान किया जाएगा और साथ में ही इनको फिर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके फिर ट्रेनिंग हम कराएंगे। कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई लक्ष्य या उद्देश्य सेट करते हैं तो उसके लिए समय भी निर्धारित होना चाहिए और इसीलिए जब देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए 31 मई 2026 की तारीख तय कर दी गई, गृहमंत्री अमित शाह ने जैसे अपना बयान दिया था, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये था कि एक विश्वास पैदा किया जाए उन ग्रामीणों के बीच में जो अब तक नक्सलियों के डर के साए में थे। सुरक्षा बलों ने इन ग्रामीण वासियों से के बीच में संवाद स्थापित करके एक विश्वास पैदा किया और ये विश्वास का ही परिणाम है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने वाला है। तो नक्सल को भारत से पूरी तरह से
खत्म करने को लेकर, भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने को लेकर तो हमने समय सीमा बना दी है, लेकिन एक और अब समय सीमा तय करनी होगी। समय निर्धारित करना होगा कि भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाना है, क्योंकि ये घुसपैठिए केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। अगली खबर इन्हीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई है। सोचिए कि हमारी पवित्र भूमि भी अब ऐसे घुसपैठियों की जद में आ चुकी है, सुरक्षित नहीं है। मथुरा वो भूमि जो भक्ति की है, प्रेम की है, शांति की है, लेकिन यहां की पवित्रता को छिन्न भिन्न करने की साजिशें सामने आ रही हैं। राधा कुंड, आप में से बहुत सारे लोग राधा कुंड गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, यहां पर राधा रानी के दर्शन किए होंगे, लेकिन अब देखिए कि यहां हो क्या रहा है। राधा कुंड, जहां श्री राधा के नाम पर हर सांस में भक्ति बहती है, वहां अब पाकिस्तान निर्मित उपकरणों और साधु के वेश में छिपे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पिछले दिनों ही मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ पंखा जब राधा कुंड क्षेत्र में मिला तो पूरे तीर्थ क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें भी उसी मेड इन पाकिस्तान, उसी पंखे की हम आपको दिखा रहे हैं। यह कोई साधारण, कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी मंशाओं की परत खोलने वाली एक बड़ी कड़ी है। इस घटना ने यह संकेत दे दिया है कि देश के धार्मिक स्थलों को अब सॉफ्ट टारगेट मानकर दुश्मन साजिशें रच रहा है। स्थानीय नागरिकों और पंचायती प्रतिनिधियों ने खुलकर कहा कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों ने सालों से साधु का भेष धरकर राधा कुंड में रहने की शुरुआत की, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। और अब ऐसे में यह आशंका गहरा गई है कि इनका उद्देश्य केवल प्रवास है या फिर घातक योजनाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करना भी इनके इस उद्देश्य में, जो इनका काला उद्देश्य है, इस षड्यंत्र में, बल्कि उद्देश्य नहीं, इसके षड्यंत्र में ये शामिल तो नहीं है। भाजपा के सभासद भोला दुबे और भुवनेश शर्मा ने पुलिस को सौंपे पत्र में मांग की है कि इन संदिग्ध बांग्लादेशियों की जांच हो और उन्हें तत्काल देश से बाहर निकाला जाए। स्थानीय लोगों ने यहां तक कहा कि आतंकी पोषक पाकिस्तान और घुसपैठ करने वाले अवैध बांग्लादेशियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना की जम्मू कश्मीर से मथुरा तक आतंकी लिंक की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। अब जब मथुरा के नौहा झील क्षेत्र में ईंट भट्टों से 90 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई, तो फिर राधा कुंड में पाकिस्तानी उपकरण मिले तो सवाल खड़े होना स्वाभाविक है कि क्या धार्मिक आस्था के केंद्र अब आतंक की काली छाया के निशाने पर है। इस घटना के सामने आने के बाद राधा कुंड की सड़कों पर उस समय माहौल और भी गर्म हो गया, जब लोगों ने बांग्लादेशी मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारों से अपना रोष व्यक्त किया। लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा कि अब और सहन नहीं करेंगे। देशभक्त साधु सेवक बनाम भेषधारी घुसपैठियों की लड़ाई छिड़ चुकी है। पाकिस्तान की ये चाल अब कोई छिपी बात नहीं रह गई है। पहले सीमाओं पर गोलीबारी, फिर ड्रोन से हथियारों की सप्लाई और अब तीर्थ स्थलों में घुसपैठ कर देश की आत्मा पर हमला। ये छल, आतंक और अधर्म का घातक संगम है, जिसका उत्तर अब केवल कठोर कार्रवाई ही हो सकता है। अब वो समय नहीं रहा, वो समय अब साफ तौर पर नहीं है जब हम धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करें। जो भी इस देश की भूमि पर रहना चाहता है, उसे पहले संविधान और देशभक्ति की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पाकिस्तान और घुसपैठियों को यह स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। राधा कुंड में जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है और इसलिए अब जरूरत है कि सभी धार्मिक स्थलों की गहन जांच हो, साधु वेश में छिपे देशद्रोही तत्वों को बेनकाब कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके लिए हमें केवल प्रशासन पर ही निर्भर नहीं रहना होगा,
ढाका की करते हैं, बांग्लादेश की करते हैं। ढाका की फिजाओं में दरअसल आज सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा है, वहां तो लोकतंत्र की राख में तानाशाही की चिंगारियां सुलग रही हैं। उस आग को हवा दे रही है वो लोग जो खुद लोकतंत्र का अपने आप को रखवाला कहते हैं, लेकिन जब बात उनके पसंदीदा मोहरे की आती है तो आंखें मूंद लेते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता का अपहरण हो चुका है। मोहम्मद यूनुस नाम का एक चेहरा जिसे नोबेल पुरस्कार ने अंतर्राष्ट्रीय इम्यूनिटी दे दी, अब बिना जनता के, बिना चुनाव के खुद को सत्ता का उत्तराधिकारी मान बैठा है। और हैरानी की बात तो यह है कि वो सत्ता में है, बल्कि ये भी हैरान करने वाली बात है कि उसके खिलाफ बोलने वाले अब विदेशी एजेंडा कहे जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने साफ चेतावनी दी कि दिसंबर तक चुनाव कराओ, वरना सियासत के साथ साथ सड़कों पर भी जवाब मिलेगा। लेकिन यूनुस ने तो जैसे लोकतंत्र को बंधक बना लिया है और अब उसकी रिहाई की शर्त रख दी है। भीड़, पोस्टर, उन्माद और कट्टरपंथियों की मदद। यूनुस अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक प्रोजेक्ट बन चुका है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें शामिल है जमाते इस्लामी के फंडेड मदरसे, हिफाजते इस्लामी के प्रशिक्षित छात्र, ढाका के अंडरवर्ल्ड के गुंडे और कुछ वो विदेशी एजेंसियां जो बांग्लादेश को फिर से अस्थिर करना चाहती हैं। शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस हो रहा है, लेकिन असल में यह मार्च लोकतंत्र के जनाजे की तैयारी है। 5 साल तक यूनुस को सत्ता में बनाए रखने के नारे, पोस्टर और आतंकी सोच रखने वालों की ताली बजाती भीड़ ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक सुनियोजित सत्ता षड्यंत्र है। और चुप हैं वो पश्चिमी देश जो एक समय शेख हसीना को लोकतंत्र की हत्यारिन कहते नहीं थक रहे थे। लेकिन आज जब यूनुस बिना चुनाव सत्ता से चिपके बैठे हैं तो वही देश न केवल चुप हैं बल्कि अप्रत्यक्ष समर्थन भी दे रहे हैं। क्या ये वही मानवाधिकार है जिनकी दुहाई ये देश हमें दिया करते हैं? बांग्लादेश एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़ा है। या तो यूनुस जैसे सत्ता के भूखे चेहरे जीतेंगे या फिर वहां की जनता और सेना मिलकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करेंगे। यूनुस को सत्ता प्यारी है, लेकिन बांग्लादेश को अब संप्रभुता और स्वाभिमान चाहिए। यही संघर्ष आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि क्या ढाका लोकतंत्र की राजधानी रहेगी या फिर तानाशाही का किला बन जाएगी। बांग्लादेश की सत्ता की इस बड़ी साजिश का सबसे गहरा विश्लेषण वीडियो, तस्वीरें, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ आप खुद ये तय कीजिए कि ये मार्च यूनुस के लिए है या फिर लोकतंत्र के खिलाफ। तय कीजिए। के लिए सड़कों की ताकत पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी प्लान के तहत शुक्रवार को यूनुस ने अपने समर्थकों की ओर रुख किया। विशेष रूप से कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों, जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम की ओर, जो मदरसों के बड़े कट्टर छात्र समूहों के साथ साथ ढाका के अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को भी एकजुट करने की क्षमता रखते हैं। यूनुस के इन्हीं कट्टर समर्थकों ने शनिवार को ढाका के ऐतिहासिक शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम से एक विशाल जनसभा की घोषणा की, जो अपने पोस्टर और नारों के साथ 5 होगा कि वो बांग्लादेश में कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। और खास तौर से भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जहां पर हमारे संबंध शेख हसीना सरकार में बहुत अच्छे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो फिर जरूरी है कि उन देशों में जहां पर पाकिस्तानी परस्त आतंकी हावी हो रहे हों, जहां पर चरमपंथ हावी हो रहा हो, उस देश को बचाया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें 2 मोर्चे पर फिर से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा होना पड़े। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा, बांग्लादेश में जो लोकतंत्र तैयार होगा, उसका भारत के लोकतंत्र से सीधा संबंध होगा और इसका जो असर होगा वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे लेकर विश्लेषण और आकलन की आवश्यकता आन पड़ी है। हालांकि बात विश्लेषण की हो रही है तो आजकल एक और मुद्दा है जिस पर खूब चर्चा हो रही है कि झमाझम बारिश
इस बार जल्दी हो रही है। जी हां, भारत में 2025 का मॉनसून इस बार आपने तय समय से 8 दिन पहले ही महसूस कर लिया होगा, क्योंकि ये अपने तय समय से 8 दिन पहले ही केरल में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार ये 16 वर्षों में सबसे जल्दी मॉनसून की शुरुआत है, जो 24 मई को हुई। पिछले साल मॉनसून 30 मई को केरल पहुंचा था और इस साल की जल्दी शुरुआत से कृषि, जलवायु और मौसम के पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून की सक्रियता की पुष्टि कर दी है। आगे चलकर ये मॉनसून मध्य और पूर्वी भारत में 4 जून तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले 2009 में मॉनसून 23 मई को केरल पहुंचा था और इस बार की जल्दी शुरुआत से कृषि गतिविधियों में तेजी आ सकती है, खासकर कि दक्षिणी और मध्य भारत में। मौसम विभाग ने 2 प्रकार के रेड अलर्ट इस बार जारी किए हैं। भारी बारिश का अलर्ट गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में, यानी जो समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं, वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी का भी अलर्ट है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 27 मई तक गर्म हवाओं के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। देश के कुल 29 राज्यों में आंधी, बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और आम लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल ला नीना की स्थिति बनी हुई है, जिसका प्रभाव मॉनसून की बारिश पर पड़ सकता है। ला नीना के कारण समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, जिससे कि मॉनसून की बारिश में वृद्धि हो सकती है और इसका असर कृषि उत्पादन, जल स्रोतों की उपलब्धता और सामान्य जनजीवन पर पड़ सकता है। इस वर्ष की जल्दी शुरुआत कृषि गतिविधियों के लिए शुभ संकेत है, लेकिन साथ ही मॉनसून की अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतनी आवश्यक हो रही है। तो बात अब मॉनसून की हो चुकी है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और इसलिए हमेशा की तरह अंत में हम आपको एक सकारात्मक स्टोरी दिखाते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे शख्स से जुड़ी हुई है जो भारतीय मूल के हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने किस तरह से भटहेरा यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक छोटे से गांव से निकलकर ब्रिटेन यानी लंदन के मेयर तक की कुर्सी अब संभालने का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया है, ये उससे जुड़ी हुई कहानी है। एक ऐसे शख्स जो खास तौर से लंदन के वेलिंगबोरो, जहां पर भारतीय मूल की जो आबादी है वो केवल 1% के आसपास है, वहां पर अपनी सारी चुनौतियों को पार करते हुए मेयर पद को हासिल करना, मेयर पद पर पहुंचकर ये साबित कर दिया है कि दुनिया भर में किस तरह से भारतीयों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये खास तौर से ऐसे समय में हुआ है जब अगर आप देखें तो ब्रिटेन में जिस तरह से इस्लामिक जिहाद बढ़ रहा था, जिस तरीके से बीते इतिहास को अगर आप देखें तो ज्यादातर ब्रिटेन में राजनीतिक पदों पर बैठे हुए जो चेहरे थे वो पाकिस्तानी मूल के थे, लेकिन अब ब्रिटेन की सोच बदल रही है। ये बदलाव बहुत कुछ कह रहा है और ऐसे में राज मिश्रा जो अब ब्रिटेन में वेलिंगबोरो के नए मेयर चुने गए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण बन रहे हैं। एक छोटे से किसान परिवार का बेटा किस तरह से अब पाकिस्तान के जिहादियों को ललकारेगा, आइए इसी को हम स्पष्ट करते हुए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव भटेहरा से निकलकर इंग्लैंड के बोलिंगबोरो शहर के मेयर बनने वाले राज मिश्रा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों भारतीय युवाओं की प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित सपने देखते हैं। किसान परिवार में जन्मे अपने माता पिता की छठी संतान
राज मिश्रा का सपना था इंजीनियर बनने का। 6 साल पहले जब वो लंदन एमटेक की पढ़ाई के लिए रवाना हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो ब्रिटेन की राजनीति में कदम रखेंगे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि ब्रिटिश समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को भी करीब से समझा। कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़कर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जमीनी स्तर पर काम किया। 6 मई 2025 को वेलिंगबोरो के विक्टोरिया वार्ड से पार्षद चुने जाने के बाद 12 मई को उन्हें सर्वसम्मति से टाउन काउंसिलिंग का 5वां मेयर नियुक्त किया गया। खास बात यह है कि जिस शहर की आबादी में भारतीय मूल के लोग केवल 1% हैं, वहां किसी भारतीय का मेयर बनना एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। ये केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि भारत की साख, मेहनत और संस्कारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। उनके पिता मुन्ना लाल मिश्रा, जो अब भी गांव में रहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमें लगा था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। राज मिश्रा ने अपने कार्यकाल के लिए 2 चैरिटी संस्थाओं, वेटरसन्स कम्युनिटी नेटवर्क और लुइसा ग्रेगी हॉस्पिस को समर्थन देने का संकल्प लिया है। उनके लिए नेतृत्व सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। वे मानते हैं कि राजनीति जन कल्याण का रास्ता है, न कि किसी लाभ का। भारत को लेकर भी उनके मन में अपार श्रद्धा है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और आज भारत एक आत्मनिर्भर, सम्मानित और निर्णायक राष्ट्र बन चुका है। भटेहरा से ब्रिटेन तक उनका ये सफर संघर्ष, समर्पण और सफलता का जीवंत उदाहरण है। एक ऐसा नाम जो आज विदेश में भी भारत की मिट्टी की खुशबू फैला रहा है। सुदर्शन ब्यूरो। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जहां हौसले बुलंद होते हैं वहां पर बुलंदियों को छूने की ताकत होती है, और वही तस्वीर परिलक्षित करते हैं राज मिश्रा। एक नई तस्वीर हमारे बीच हो, एक खूबसूरत तस्वीर हमारे बीच हो, इसी उम्मीद के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।